स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो ये क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के आंसर की को हम देखने वाले हैं। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। अब मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की है मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर की हम बात करें। मिड टर्म का आपका पेपर था, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों को भी यही बात बताया था कि उन स्टूडेंट्स के लिए कठिन था जिन्होंने या तो खुद से स्टडी नहीं की है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब वगैरह पे या मेरे चैनल की वीडियोस को नहीं देखा है। ठीक है, अगर आप रोशन साइंस स्टडी पॉइंट की सारी वीडियोस को आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस को देखा होगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आराम से 80 में से कम 70+ मार्क्स ला सकते हो मिड टर्म के एग्जाम में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर ये बना था। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ पे आधारित है। इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, पैराग्राफ को आप लोग रीड कर लेना, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। ये अरब क्रांति के बारे में है। ठीक है, अरब स्प्रिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप इसको रीड करें, हम सीधा आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अरब स्प्रिंग जैसी परिघटना निम्नलिखित में से किसको मजबूत करने का संकेत देता है। तो देखिए, इसका सिंपल आंसर होगा लोकतंत्र, है ना, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र था, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उसी के खिलाफ ये अरब क्रांति हुई थी और ये लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए की गई थी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए की गई थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग के नायक कौन थे। तो अरब स्प्रिंग के जो नायक थी वो मोहम्मद बौजूजी थे। ठीक है, आपको पता है कि ये फल का काम, कारोबारी, मतलब फल की रेडी वगैरह उन्होंने लगाया था, लेकिन उनके साथ वहीं पे कुछ कह सकते हैं कि घटना घटी थी, जिसके बाद उन्होंने आग भी लगा लिया था। आपको इनकी स्टोरी पता होगा। ठीक है, उसके बाद है अरब स्प्रिंग को संपूर्ण अरब देशों में फैलाने में मुख्य भूमिका किसकी रही। तो देखिए, वैसे ये जो अरब स्प्रिंग है वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए बहुत तेज़ी से वायरल हो गई थी। ठीक है, अरब स्प्रिंग की जो घटना थी, तो सोशल मीडिया का इसमें मुख्य योगदान रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद होन्सी मुबारक को किस आंदोलन क्रांति के जरिए सत्ता छोड़ना पड़ा था। तो इसका आंसर होगा अरब क्रांति के बाद। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा पैराग्राफ पे ही आधारित है। आप अगर इस पैराग्राफ की हम बात करें तो ये भारत में योजना आयोग के बारे में है ये। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पैराग्राफ दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सीधा हम आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। विस्तृत रूप आपको बताना है। तो नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, जिसकी स्थापना आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे, योजना आयोग की स्थापना तो मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के दृष्टिकोण से नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप नीति बनाकर लागू करना है। तो ये देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, ये आई थिंक नीति आयोग की है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नीति आयोग का कहना ये है कि हम ग्रामीण स्तर से स्टार्ट करेंगे, नीतियाँ बनाना जो स्टार्ट करेंगे हम ग्रामीण स्तर से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा। बाकी आप लोग अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए सही, और आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के दृष्टिकोण से ऊपर से नीचे नीति को बनाकर लागू करना है। तो ये हो जाएगा आपका योजना आयोग का। ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा होगा, तो योजना आयोग यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन सभापति या फिर हम कह सकते हैं अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी पैराग्राफ पे आधारित है और यहाँ पे सुरक्षा के ऊपर ये पैराग्राफ लिखा गया है। सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदाय या कहे कि समुचित मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। एक भी इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिससे व्यक्ति को बचाया जाना चाहिए। संकीर्ण अर्थों में व्यक्तियों और समुदायों को खून खराबे से बचाना मानवता की सुरक्षा है, जबकि व्यापक अर्थ में यह अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति है। तो सुरक्षा के बारे में कहा गया है। वैसे इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समूचे मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझाइए। ठीक है, तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में
अपारंपरिक धारणा, पारंपरिक नहीं अपारंपरिक धारणा के बारे में आपको बताना है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में हम उन खतरों को शामिल करते हैं जो क्या है, मानव के ऊपर, जो मानव के जीवन के ऊपर, संपूर्ण मानवता के ऊपर जो खतरा है ना। जैसे कि हम कोई महामारी की बात कर लेते हैं, है ना, हम ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, हम आतंकवाद की बात करें, तो ये संपूर्ण मानवता के लिए क्या है, खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के अतिरिक्त व्यक्तियों और समुदायों को खून खराबे से बचाने और मानवता की सुरक्षा करने हेतु कौन से वैश्विक संगठन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वैश्विक संगठन के नाम बताने हैं जो कि मानवता की सुरक्षा हेतु क्या कर रहे हैं, कार्य करने लग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है ना, वैश्विक स्तर पे कार्य करने वाले बहुत सारे संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानव अधिकार की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। तो इन संगठनों के नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी पैराग्राफ पे आधारित है और इसमें मूल निवासियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मूल निवासियों के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो इसको आप लोग रीड करें। मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूल निवासियों की परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी वो आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों की परिभाषा यह दी थी कि मूलवासी वह लोग हैं जो कि किसी स्थान पे बहुत ही लंबे समय से रहते आ रहे हैं और फिर बाद में क्या हुआ, वहाँ पे बाहरी लोग आए और उनको विस्थापित कर दिए। ठीक है, ये मूलवासी की परिभाषा में आपको लिखना था। उसके बाद मूलवासियों की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं। तो ये देखो यार, मूलवासियों की मतलब उनके अधिकारों के लिए बहुत सारे मतलब संगठन वगैरह बनाए हैं जो कि इनके अधिकारों के लिए उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं। और मूलवासियों ने जो डिमांड की है, ठीक है, तो उनके डिमांड को पूरा करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इनको एक अलग कौम के रूप में मान्यता मिले, इनकी संस्कृति को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद चित्र आधारित क्वेश्चन है। चित्र आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये यूरोपीय संघ के झंडे का चित्र है। ठीक है, ये 12 सितारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और ये टाइटैनिक है। ठीक है, टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया। देखते क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि यह कार्टून या चित्र जो है वो किस संगठन से संबंधित है। तो सिंपल यूरोपीय संघ से है। ठीक है, यह संगठन किस कार्य में असफल रहा। देखिए, यह संगठन अपना संविधान बनाना चाहता था और उस संविधान को बनाने में क्या रहा, असफल रहा। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी देशों में 12 की संख्या को किस बात का प्रतीक माना जाता है। तो आप 12 की जो संख्या है, ठीक है, उसको माना जाता है शांति, उन्नति, प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तो ये इसमें आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम खाड़ी युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। इसको कंप्यूटर युद्ध भी बोलते हैं, है ना, या इसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध तो ऊपर लिखा ही है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर लगभग 70 वर्ष तक किस पार्टी का दबदबा रहा। किस पार्टी ने शासन किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कौन से युद्ध के बारे में कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में ही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका। उसके बाद अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो ट्यूनीशिया से हुई थी। ठीक है, ये 9 हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो इसका आंसर वैसे 2 में थोड़ा लग रहा है मेरे को, लेकिन आप ऑप्शन ए ना लगाए। ठीक है, आप ऑप्शन बी लगाए, 2004। ठीक है, एक बार गूगल भी कर लेना आप, गूगल पे भी इसका आंसर मिल जाएगा। 2004 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान पर आधारित क्वेश्चन है। रिक्त स्थान है, पहला है द्वीपीय देश मालदीव सल्तनत से डैश में एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपके बुक में जो डेट बता रखा है 1968 है। ठीक है, 1968 इसका हो जाएगा सही। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर डैश देशों के हस्ताक्षर है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर्ड मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसके चार्टर्ड पे 51 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। 51 संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव डैश वर्षों के लिए होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनका चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों
को डैश का अधिकार है, तो यहाँ पे आपको पता है वीटो का अधिकार मिला हुआ है ना, यहाँ पे वीटो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और डैश को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। तो यहाँ पे अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ को भी रोका गया था, है ना। यहाँ पे सोवियत संघ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ इसमें लिखना था। उसके बाद सही गलत बताना है यहाँ पे आपको। देखिए सही गलत में हम देखते हैं। पहला है 155 से ज़्यादा देशों ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या है, सही है। ठीक है, भारत को केवल पारंपरिक सैन्य खतरों का डर है, ये क्या सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। भारत में या कुछ आंतरिक खतरे भी है ना, बाहरी खतरे थोड़ी नहीं है, मतलब दूसरे देश से हमला थोड़ी नहीं होता, बल्कि भारत में भी नक्सलवादी आंदोलन होते हैं, उग्रवादी आंदोलन होते हैं, तो ये गलत कथन है। उसके बाद वैश्वीकरण के कारण राज्य की काम करने की क्षमता में कमी आई है। तो ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य करने की क्षमता में कमी भी आई है और वृद्धि भी हुई है, तो पूरी तरीके से इसको हम सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से देखो, अब हो सकता है कि टीचर आपको नंबर दे दे सही करने पे भी, और हो सकता है गलत करने पे भी नंबर दे दे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण आपको पता है कि राज्य करने की कार्य की क्षमता तो कम हुई है लेकिन बढ़ी भी है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में नुकसान हुआ है, तो ये तो पूरा गलत बता रहे हैं भाई, वैश्वीकरण के कारण नुकसान थोड़ी नहीं हुआ है व्यापार में, यार व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, ब्रिटिश इंडिया कौन से दो हिस्सों में विभाजित था। तो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन जो था दो भागों में था, एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गया आपका और दूसरा हो गया देसी रजवाड़े, है ना। कुछ रजवाड़े भी थे और कुछ देसी जो ब्रिटिश प्रांत हो गया, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे, ब्रिटिश इंडिया और देसी रजवाड़े, ये दो भागों में विभाजित था। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, रजाकार कौन थे। तो रजाकार अव्वल दर्जे के अत्याचारी होते थे, है ना, और निजाम के सैनिक थे एक तरीके से, और इनको अव्वल दर्जे के अत्याचारी सैनिक कह सकते हैं, जिन्होंने, आपको पता है कि जब हैदराबाद का विलय होने वाला था तो उसके बाद जो हैदराबाद में आंदोलन, मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास तेलंगाना जैसे इलाके में आंदोलन हो रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मारकाट फैलाया था। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया के उन देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा है। तो दक्षिण एशिया के दो देश के हम नाम बता सकते हैं, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, जहाँ पे सैन्य शासन और लोकतंत्र दोनों रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो मुख्य कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो कार्य आप बता सकते हैं। तो भाई शांति व्यवस्था की स्थापना करना, है ना, देशों का विकास करना, देशों को एकजुट करके रखना, देशों के बीच में सहयोग कराना, बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये सब इसके काम में है। उसके बाद है रियो सम्मेलन के इन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। तो देखिए रियो सम्मेलन आपको पता है, इसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नामक जगह पे हुआ था, और इसके माध्यम से क्या था कि मतलब तो रियो सम्मेलन के हमें दो परिणाम में हम बता सकते हैं कि इसमें क्या था कि जैव विविधता के कुछ नए नियमाचार निर्धारित किए गए थे, एजेंडा 21 के रूप में विकास के नए तौर तरीके सुझाए गए थे इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शॉक थेरेपी के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। शॉक थेरेपी के दो परिणाम क्या हुए। तो एक तो भाई जो रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा उठा था, है ना, और बहुत सारे उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई थी। ये दो पॉइंट आप लिख दो। वैसे 2.4 मतलब ऐसे 2 पॉइंट नहीं बताने हैं आपको, 2 प्रभाव बताने हैं, उसको आप अच्छे से डिफाइन भी कर देंगे। ठीक है, मतलब नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि भाई जो मतलब एक माफिया वर्ग का उदय हुआ था वहाँ पे शॉक थेरेपी के कारण। ठीक है, उसके बाद अगला है सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो बहुत आसान है, परिणाम में आप बता सकते हो कि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद भाई शीत युद्ध खत्म हो गया, है ना, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, और इसके अलावा विचारधारात्मक मतभेद जो था, विचारधारा के आधार पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो भी खत्म हो गई, बहुत सारे नए नए देशों का उदय भी हुआ। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कोई दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष का पहला क्षेत्र तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है भाई। कई बार लड़ चुके हैं, 48 में लड़ चुके हैं, है ना, 65 में हो चुका है, 71 में युद्ध हो चुका है, 98 में युद्ध हो चुका है, 1998 में मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत बार युद्ध हो चुका है। इसके अलावा आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत का मानना है कि भाई पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देता है ना। सिंधु नदी जल को लेकर विवाद है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष के कोई 2 कारण लिखिए। जो पूर्वी पाकिस्तान था, आपको पता है पाकिस्तान 2 भागों में बना था। ये जो इस समय का पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान, और बांग्लादेश वाला यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान की 2 समस्याएं क्या थी? देखिए यहाँ पे एक तो भाई जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। ज़बरदस्ती ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे उर्दू भाषा थोप रहे थे। यहाँ के लोग क्या थे, बंगाली भाषा को बोलने वाले थे। जब इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की तो भाई उन्होंने क्या किया, इनके अधिकारों को दबाना शुरू कर दिया। तो इस कारण वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया था। इसमें आपको बताना था। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कल्पना कीजिए कि आप अपने देश के शासक हैं और आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने देश को सदस्य बनाना चाहते हैं। आपको कौन से मानदंडों को पूरा करना होगा? वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। मैं भारत का प्रधानमंत्री और मैं चाहूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भारत को स्थायी सदस्य की सदस्यता दिलाना। तो सबसे पहले मेरा देश क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़ा देश होना चाहिए, क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से भी बड़ा देश होना चाहिए। एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, पावरफुल कंट्री हो, सैन्य शक्ति के रूप में मतलब शक्तिशाली हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी योगदान हमारा कंट्री करता हो, है ना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी फैसले हैं उसमें उसको सहयोग करता हो, हर एक कामकाज में सहयोग करता हो, ठीक है। और अपनी संस्कृति के दृष्टि से, अपने भूगोल की दृष्टि से पूरे विश्व की नुमाइंदगी करता हो, जब ये जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें लिखना था। उसके बाद मैप है। देखो मैप में ज़्यादा कोई कठिन मैप नहीं था, बहुत ही आसान मैप पूछा गया था। ये मैप का कॉलम है, इसको आपको भरना है। यहाँ पे प्रयोग किए गई जानकारी का क्रम संख्या लिखना है, संबंधित अक्षर भी लिखना है और राज्य का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं वह राज्य जिससे मुंबई से अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पे हम मैप देखिए तो 2 राज्य मुंबई से अलग होकर बने थे, एक तो महाराष्ट्र बना और दूसरा गुजरात बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, पहले का महाराष्ट्र। तो संबंधित अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंधित जो अक्षर है अपना वो हो जाएगा सी, है ना। पहले का क्या है? सी। और क्या लिखना है? राज्य स्टेट का नाम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। पहले का महाराष्ट्र हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ था। तो ये आपको पता है भाई, इसका आंसर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, मणिपुर में हुआ था। अब मणिपुर का कौन सा अक्षर दे रखा है? यहाँ पे मणिपुर का अक्षर ए दे रखा है। तो यहाँ पे आपको संबंधित चिन्ह में ए लिख देना था और राज्य के नाम में मणिपुर लिख देना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को जो अल्फ़ाबेट से दर्शाया गया वो बी है। तो तीसरे का जो है, तीसरे कॉलम में आपको क्या लिख देना था? जैसे तीसरा कॉलम है संबंधित अक्षर, आप क्या लिख दोगे? आप लिख दो बी। बी कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बी था, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ बी है। और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम लिख दो। आखिर में बच गया जो पोटी श्री रामुलु थे। आपको पता है 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे थे, है ना। मतलब अनिश्चित काल के लिए बैठ गए थे। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से थे। आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की डिमांड करते ही इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट इसमें आपको बता देना था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए। यूरोपीय संघ की भाई विशेषता में आपको इसके आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, सैन्य प्रभाव, सब कुछ बताना था। इसकी अर्थव्यवस्था आपको पता है 2005 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जो इसका मतलब मुद्रा है यूरो, वो डॉलर के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसके देशों के पास परमाणु हथियार है ना, फ्रांस के पास, ब्रिटेन तो वैसे अलग हो गए, ठीक है। तो ये उसके पावर में आपको बताना था। अंतरिक्ष विज्ञान में भी काफ़ी आगे निकल चुका है, सारी पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सार्क संगठन की किन्हीं 3 कमियों को उजागर कीजिए और इस संगठन को प्रभावी बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। तो आज सार्क की हम बात करें, आपको पता है कि दक्षिण एशिया के जो देश है उनका संगठन है। और ये देशों में ना कभी देखो, पहली समस्या क्या है कि जितने भी देश हैं सब विकासशील है ना। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है इन देशों में। और ये देश क्या करते हैं, ये जो संगठन है ना सार्क, वो आपस में एक दूसरे को कभी सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग की कमी है, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि ये संगठन सही से काम नहीं कर पाता है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई ये संगठन अगर प्रभावी बनना चाहता है तो मेल जुल के साथ काम करे, सभी देश एक दूसरे को सहयोग करे। वो आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में मतलब व्यापार में कर सकते हैं, या फिर
तकनीकी क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 3 राजनीतिक प्रभाव को विस्तार से बताइए। तो राजनीतिक प्रभाव में, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में आप बताएंगे कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य करने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि अब कल्याणकारी का जो राज्य है उसके स्थान पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव अब दुनिया के सभी देशों में बढ़ रहा है और सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही है ना। दूसरी तरफ वैश्वीकरण के कारण राज्य के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रौद्योगिकी मौजूद है, तकनीक मौजूद है राज्य के पास। उस तकनीक के माध्यम से वो अपने लोगों के बारे में जानकारी जुटा के लोगों का कल्याण कर सकता है। इसी को आप पॉइंट्स में लिख सकते थे। इसमें आगे देखते हैं, इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के लिए वैश्वीकरण के किन्हीं 3 आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी और इसके बाद भारत तेजी से विकास करने लग गया, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल दिया, जिससे क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, है ना। आयात पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटा लिया। तो अब क्या था कि भाई दूसरे देशों से हम सामान को मंगा सकते थे, प्रौद्योगिकी तकनीक वगैरह मंगा सकते थे, जिससे कि हमारे देश के जो उद्योग है उसको भी फ़ायदा मिला। ठीक है, और हम अपने सामान को दूसरे देशों में बेच भी सकते थे, तो हमारे देश के व्यापारी भी उससे मुनाफा कमा सकते थे। तो ये फ़ायदे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का क्या औचित्य है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है आपको पता है 1950 में की गई थी। ठीक है, और योजना आयोग के बाद आपको पता है कि 2015 के आसपास क्या किया गया, इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब नीति आयोग, इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया है, क्योंकि अब भारत ज़्यादा तेज़ी से विकास करना चाहता है। ये भारत अब नया भारत है, ठीक है, और इसको ज़्यादा तेज़ी से विकास करना है, तो इसलिए योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। और ये जो है आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि ये निचले स्तर से शुरू कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर से योजनाएं बनाना शुरू करते हैं और फिर बड़े लेवल पे आते हैं, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। तो ये इनका काम है मेन। थोड़ा सा अब इसको आंसर को बनाना था, आपको बना के कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। भाई देखो, भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ विभाजन मिला, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही बुरी तरीके से लूटा था, है ना, बर्बाद करके गए थे वो। हमारे पास ना तो पूंजी का भंडार था, जिससे कि हम अपने देश, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब ऐसे स्थिति में अगर देश का विकास करना है तो बहुत बड़ी समस्या थी। अब ऐसा विकास होना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली थी, क्योंकि भारत में सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था और सामाजिक या फिर आर्थिक आधार पे भेदभाव बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब अमीर थे और बहुत सारे लोग गरीब थे, गरीबों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो संसाधनों के अभाव होने के बावजूद भी अब विकास तो करना था, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा था। इसके अलावा भारत के सामने ये भी तय करना था कि भाई उसको किस मॉडल को अपनाना चाहिए। विकास के 2 मॉडल थे, समाजवाद, पूंजीवाद, उसमें से किस मॉडल को अपनाया। आपको पता है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, दोनों का मिला जुला रूप अपनाया था। बहुत सारे नेता कहते थे कि भाई हमें अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, अमेरिकी मॉडल को अपनाना चाहिए। बहुत सारे नेता कहते थे हमें सोवियत संघ के मॉडल को अपनाना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं थी। ठीक है, तो ये आपके हो गए 31 क्वेश्चन खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आपको यार लगता है भाई किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। बाकी यार नंबर आपके कितने आने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम में, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।